भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात हैं, जंग के माहौल हैं, और इसी जंग के माहौल के बीच मेरा फ़र्ज़ है कि लगातार आपको अपडेट देता रहूं कि हो क्या रहा है। लेकिन आज का पूरा अपडेट दूं उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर। 6 और 7 मई की रात को जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब हमारे निशाने पर पाकिस्तान में फल फूल रहे 3 आतंकवादी संगठन थे। 3 सबसे बड़े आतंकवादी संगठन। एक था लश्कर-ए-तैयबा, जिसका चीफ हाफिज सईद, जो न मालूम कितने ही अनगिनत भारत में हुए हमलों का गुनहगार, जिम्मेदार, ग्लोबल टेररिस्ट जिसको डिक्लेयर किया गया। दूसरा जैश ए मोहम्मद, जिसका चीफ मौलाना मसूद अजहर, वही मसूद अजहर जिसको कांधार हाईजैकिंग के बाद मजबूरन हम लोगों को छोड़ना पड़ा था। पार्लियामेंट अटैक से लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा और पुलवामा, इन सब हमलों के लिए जिम्मेदार। और तीसरा हिजबुल मुजाहिदीन, सैयद सलाउद्दीन, जिसका चीफ खासतौर पर जम्मू और कश्मीर रीजन में जितने भी आतंकवादी हमले हुए पिछले 2 दशक में, उसका गुनहगार और जिम्मेदार। भारत सरकार की तरफ से यह कहा गया था विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस टेरर कैंप, जो 9 टेरर कैंप थे लश्कर के, जैश के और हिजबुल मुजाहिदीन के, उसके 9 ठिकानों पर हमला करने के बाद करीब 100 आतंकवादी मारे गए। लेकिन हर एक के जहन में यह सवाल था कि क्या कोई बड़ा आतंकवादी इसमें मारा गया, जो लगातार भारत को लहूलुहान करता है, उनके खिलाफ साजिशें बुनता है। आज भारत सरकार की तरफ से एक ऑफिशियली स्टेटमेंट आया और ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है। खबर ये है कि जो 6 मई की रात 1:05 से 1:30 के अंदर 9 टेरर कैंप को निशाना बनाया गया, उस वक्त उस टेरर कैंप में जो 100 आतंकवादी मरे, उनमें से 5 वो थे जो सचमुच लश्कर और जैश के टॉप कमांडरों में से थे, और इनकी तलाश हमारी एजेंसियों को न मालूम कितने बरसों से थी। जो मारे गए आतंकवादी के नाम अब सरकार ने जारी किए हैं, इसलिए वक्त लगा। आज 10 तारीख है, 6 की रात यानी 7 को हुआ 3 दिन, क्योंकि पाकिस्तानी सोर्सेज और बाकी जरियों से ये पुख्ता करना था कि वाकई इनमें से कुछ बड़े टेररिस्ट मरे हैं कि नहीं। और ये शक इसलिए पैदा हुआ था क्योंकि 7 तारीख की शाम जब बहावलपुर में और फिर मुरीदके में आतंकवादियों के जनाजे उठे, तो उसमें पाकिस्तान आर्मी के लोग, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, मिनिस्ट्री, इसके अलावा वहाँ की पुलिस के बड़े टॉप ऑफिशियल इन जनाजों में शामिल थे। उन्हें देखकर ही ये लग गया था कि कोई ना कोई बड़ा टेररिस्ट ढेर हुआ है, और आज वो बात पुख्ता हो गया। 5 ऐसे टेररिस्ट जो लश्कर और जैश से जुड़े हुए थे इस ऑपरेशन सिंदूर अटैक में मारे गए, और ये एक बड़ी कामयाबी है। इनमें पहला नाम है मुदस्सर खादियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल। इस नाम से आप लोग ज़्यादा वाकिफ होंगे। अबू जुंदाल लश्कर-ए-तैयबा का इंचार्ज, और जिस मुरीदके के मरकज़ तैयबा पर यह हमला हुआ, उस पूरे मरकज़-ए-तैयबा का बॉस यही था। यही उस मरकज़-ए-तैयबा को कंट्रोल करता था। अबू जुंदाल वो है जो भारत में हुए आतंकवादी कई सारे हमलों का गुनहगार, मास्टरमाइंड, जिम्मेदार और हाफिज सईद का बेहद खास। हमने कई ऑपरेशन चलाए अबू जुंदाल को मारने के लिए, पर कामयाबी नहीं मिली। लेकिन किस्मत देखिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अबू जुंदाल उन 100 आतंकवादियों में से एक था। ये वही अबू जुंदाल था जिसके जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के टॉप ऑफिशियल हिस्सा लेते हैं। कमाल ये देखिए कि बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उसके जनाजे पर पाकिस्तान का झंडा रखा जाता है। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान का आतंकवादियों को लेकर क्या रुख है। जिस ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा चुका है, जिसके चीफ हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा चुका है, उसका मेन इंचार्ज, उस मुरीदके का, उस मरकज़-ए-तैयबा का हेड, जब वो मरता है तो वहाँ पर उसे गार्ड ऑफ ऑनर देती है पाकिस्तानी आर्मी, उसके फ्यूनरल में शामिल होती है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला असीम मुनीर, उनकी तरफ से श्रद्धांजलि के तौर पर फूल भेजे जाते हैं इस अबू जुंदाल के जनाजे के लिए। इतना ही नहीं, जो पंजाब स्टेट है पाकिस्तान का, उसकी जो चीफ मिनिस्टर है मरियम शरीफ, शहबाज शरीफ की बेटी, उनकी तरफ से भी, यानी कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी श्रद्धांजलि के लिए फूल भेजे जाते हैं उसके जनाजे के लिए अबू जुंदाल। तो आर्मी चीफ की तरफ से फूल भेजे गए, पंजाब की चीफ मिनिस्टर की तरफ से मरियम नवाज शरीफ फूल भेजे गए। इसके अलावा जो अभी सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल है आर्मी का, पाकिस्तानी आर्मी का, वो खुद वहां मौजूद था इस जनाजे में। पंजाब पुलिस का जो आईजी है वो भी इस जनाजे में, एक लश्कर के टॉप कमांडर, एक ग्लोबल टेररिस्ट अबू जुंदाल, जिसने नामालूम कितने हमलों में भारत को लहूलुहान किया,
उसके जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के बड़े अफसर का शामिल होना, पंजाब के चीफ मिनिस्टर की तरफ से श्रद्धांजलि का फूल भेजा जाना, पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला आसिम मुनीर की तरफ से भेजा जाना इस बात की गवाही है कि टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान की सोच क्या है। और इसमें कोई बहाना नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि लश्कर एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हाफिज सईद एक ग्लोबल टेररिस्ट है और अबू जुंदाल उसका राइट है, और उसी टेरर कैंप का असली इंचार्ज अबू जुंदाल को बना रखा था। तो पहला नाम अबू जुंदाल, जिसकी तलाश भारत में हुए कई हमलों में। दूसरा नाम हाफिज मोहम्मद जमील, ये भी इस ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया। ये मौलाना मसूद अजहर जैसे मोहम्मद का जो चीफ है उसका बेहद खास था, राइट हैंड। नाम है मौलाना मोहम्मद जमील। ये मौलाना मसूद अजहर का ब्रदर इन लॉ है, तो आप इससे रिश्ता भी समझ सकते हैं। ये मरकज़ सुभान अल्लाह जिस पर अटैक हुआ और जिसमें सबसे ज़्यादा मौतें हुई, और उनमें कहा जाता है कि मौलाना मसूद अजहर के करीब फैमिली के 10 लोग मारे गए। अब भारत सरकार ने ये नाम जारी किया है कि इसमें मरने वालों में मौलाना मसूद अजहर का ब्रदर इन लॉ मोहम्मद जमील भी शामिल था, जो उस मरकज़ सुभान अल्लाह का इंचार्ज था, जैसे अबू जुंदाल मरकज़ तैयबा का इंचार्ज था। ये ट्रेनिंग देने में फंड जुटाने के लिए जैश ए मोहम्मद का मेन सोर्स था, यानी फंड जुटाने के मेन सोर्स को ख़त्म कर दिया गया। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भेजने में भी इसी के दिमाग का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये दूसरी बड़ी कामयाबी अबू जुंदाल लश्कर का, मोहम्मद जमील जैश का। तीसरा नाम मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ गौसी साहब। इस टेरर कैंप में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया ये तीसरा बड़ा आतंकवादी, ये भी जैश ए मोहम्मद का, और इत्तेफाक से ये मौलाना मसूद अजहर का ये भी ब्रदर इन लॉ। मतलब 2 ब्रदर इन लॉ इस ऑपरेशन सिंदूर में मौलाना मसूद अजहर के मारे गए। और ये जो बंदा है मोहम्मद यूसुफ अजहर टेररिस्ट, ये मल्टीपल टेररिस्ट अटैक जम्मू और कश्मीर में इन्वॉल्व था। और सबसे बड़ी बात IC-814 जो कांधार में हाईजैक हुआ था, जिस हाईजैकिंग के बाद मौलाना मसूद अजहर समेत 4 या 5 आतंकवादियों को हमें छोड़ना पड़ा था, उस IC-814 हाईजैकिंग के केस में ये वांटेड था मोहम्मद यूसुफ अजहर, मौलाना मसूद अजहर जैसे मोहम्मद के चीफ का ब्रदर इन लॉ। तो ये तीसरा बड़ा टारगेट था जो ऑपरेशन सिंदूर में खत्म हुआ। चौथा नाम खालिद उर्फ अबू अकाशा, ये भी लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है, हाफिज सईद का बेहद खास, और ये मरकज तैयबा पे जो अटैक हुआ मुरीद के में, उसमें ये मारा गया। ये जम्मू कश्मीर के बहुत सारे टेररिस्ट अटैक में शामिल था। इसका मेन काम था अफगानिस्तान से हथियार स्मगल करके लाना और अपने लश्कर के लोगों को वो हथियार देना और फिर उन्हें सरहद पार कराकर कश्मीर भेजना और जम्मू और कश्मीर में बेगुनाहों को या फिर फोर्सेस को निशाना बनाना। इसका जो फ्यूनरल हुआ ये फैसलाबाद में हुआ, और फैसलाबाद में जब इसका फ्यूनरल हुआ तो वहां पर सीनियर पाकिस्तानी आर्मी के लोग और डिप्टी कमिश्नर ऑफ फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर और पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर लोग इसके फ्यूनरल यानी कि जनाजे में शामिल हुए। कमाल देखिए कि एक टेररिस्ट, उसका राइट हैंड जो स्मगलर भी है, अफगानिस्तान से स्मगल करके लाता है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए भी कई सारी चुनौतियां पेश करता है, और वो टेररिस्ट जब मारा जाता है तो पाकिस्तानी आर्मी और उस फैसलाबाद शहर के डिप्टी कमिश्नर उसके जनाजे में शामिल होते हैं, उसे श्रद्धांजलि देते हैं। और फिर पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ तो टेररिज्म है नहीं, हम तो बड़े साफ सुथरे लोग हैं। तो चौथा था खालिद उर्फ अबू अगाशा, लश्कर तैयबा का, जम्मू कश्मीर का इंचार्ज। पांचवा नाम मोहम्मद हसन खान, ये भी जैश ए मोहम्मद का था। यानी 3 जैश ए मोहम्मद के और 2 लश्कर तैयबा के टॉप लोग मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर में। मोहम्मद हसन खान की कुंडली ये है कि मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा है। मुफ्ती असगर खान कश्मीरी कौन है? ये ऑपरेशनल कमांडर है जैश ए मोहम्मद में के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, यानी कि मुफ्ती असगर खान जो POK पाक अधिकृत कश्मीर का मेन कमांडर जैश ए मोहम्मद की तरफ से, और उसका बेटा था मोहम्मद हसन खान जो जैश ए मोहम्मद का टेरर कैंप था मरकज सुभान अल्लाह, उसमें मारा गया।
टेररिस्ट अटैक जितने भी कश्मीर में हुए उनमें इसका एक बड़ा रोल है और एक स्कूल में इसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई और उसमें तमाम पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल और सरकार के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। 100 लोगों को इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 टेररिस्ट को मारने का हम लोगों ने दावा किया था। 5 नाम आ जाए और ये नाम जानकर इसलिए संतुष्टि मिली क्योंकि ये वो थे जो डायरेक्ट भारत को लहूलुहान करने के कई ऑपरेशन में शामिल हुए, खासतौर पर अबू जुंदाल। अबू जुंदाल टेरर की दुनिया का एक कुख्यात नाम था। कई सारे ऑपरेशन उसने, जो हाफिज सईद के दिमाग की उपज थी, पूरा करने वाला वो था। कई बार फोर्सेस से बचा, कई बार एजेंसियों की उसके बारे में खबर मिली, लेकिन आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर ने उसे निपटा दिया और उसके साथ इन 4 टॉप लश्कर और जैश के आतंकवादी मारे गए। तो जो अब तक इंतजार कर रहे थे कि इस ऑपरेशन में कोई बड़ा मारा गया कि नहीं, ये 5 थे। अब इनसे बड़े 3 हैं अब भी। लश्कर का बॉस हाफिज सईद, जैश का बॉस मौलाना मसूद अजहर और तीसरा सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का। तो ये तो 5। अब कल रात से पाकिस्तान ने फिर वही हरकत की, घटिया हरकत, उकसाने की। उसने एक साथ भारत के 26 ठिकानों को निशाना बनाया। आज की मीडिया ब्रीफिंग में बाकायदा कहा गया कि इस बार उसने न सिर्फ ड्रोन का अटैक इस्तेमाल किया, मिसाइल का इस्तेमाल किया, बल्कि फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया और भारतीय वायु सीमा के अंदर दाखिल होकर एक तरह से इसने नियम और वॉर के उल्लंघन को तोड़ा और सीधे सीधे दावत दी है कि आओ आप जंग कर लो। मैंने कल भी कहा था कि 71 में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जब पहली बार भारतीय वायु सीमा में दाखिला लिया, अंदर घुसी, दाखिल हुई, उसके बाद भारत ने जंग किया। पाकिस्तान ने कल रात यही किया। अब तक ड्रोन भेज रहा था, हालांकि उस ड्रोन में ये भी था कि जो परसों रात को उसने ड्रोन भेजा, उसमें बहुत सारे ड्रोन वो थे जो शादियों में उड़ते हैं, अच्छे अच्छे विजुअल बनाने के लिए दूल्हा दुल्हन के। तो कुछ ड्रोन थे उसने तुर्की वाला इस्तेमाल किया और बाकी उसके बीच में 300-400 ड्रोन फेंके थे उसने। उसमें तो बहुत सारे ड्रोन जो एकदम बॉर्डर के करीब फेंके उसने, वो शादियों वाले ड्रोन इकट्ठा करके फेंके थे और इसलिए उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मारने में हमारा ज़्यादा नुकसान हो गया। वो सस्ता, हमारे टारगेट महंगे। तो शादियों वाले ड्रोन पर उतर आया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने हमारे 26 ठिकानों पर हमले करने की कोशिश की, ड्रोन से, मिसाइल से, फाइटर जेट से, और हमारे एयरबेस को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इन एयरबेस में कई इंपॉर्टेंट थे हमारे, जिसको इसने हमला करके निशाना बनाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में इसने गोलीबारी की, इसके अलावा उरी में की, श्रीनगर एयरपोर्ट के पास हमला किया, बारामूला के पास किया, उधमपुर के पास किया, फिरोजपुर और भटिंडा इलाके में हवाई हमले किए। इसके अलावा अमृतसर में हमला किया, एक शायद दिल्ली की तरफ भेजा था जो सिरसा में गिरा है और अच्छा खासा गड्ढा हुआ है। गुजरात के कच्छ में हमला करने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर में कोशिश की और हमारे कई एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारी जो सुदर्शन चक्र S-400 उसने इसके कोशिश को नाकाम किया। और इस कोशिश को नाकाम करने के बाद अब जो पाकिस्तान ने किया था पलटवार तो करना था, तो अब इंडिया ने पलटवार शुरू किया। और क्या पलटवार किया इंडिया ने? जब पलटवार किया तो पाकिस्तान के कुल 5 एयरबेस और 3 सैन्य ठिकाने, कुल 8, 5 एयरबेस और 3 सैन्य ठिकानों पर बमबारी की, मिसाइल छोड़े और तबाह कर दिया। जो पाकिस्तान के 5 एयरबेस हैं जिन पर बमबारी की गई, जिनको तबाह किया गया, जिसको लेकर अब पाकिस्तान रो रहा है, कुल एक इसमें है रफीकी एयरबेस, एक है मुरीद एयरबेस, एक है चकलाल एयरबेस, एक है रहमयार खान एयरबेस, इसके अलावा सुकूर एयरबेस, चुनिया सैन्य ठिकाना, इसके अलावा पसूर रडार साइट, इसके अलावा सियालकोट एविएशन बेस। इन सारे जगहों पर भारत ने हमले किए और कोशिश ये थी कि इनके एयरबेस को नुकसान पहुंचाए ताकि वहाँ से फाइटर जेट और बाकी चीज़ें उड़ ही नहीं पाए। लेकिन जो निशाना बनाया भारत ने, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था और सबसे ख़ास, जो पाकिस्तान को एक तरह से बहुत तकलीफ देने वाला था, वो एक ऐसा एयरबेस जहाँ से पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर को अगर कैरियर का इस्तेमाल करे और लेकर जाए तो शायद वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट था। और ये एयरबेस था रफ़ीकी एयरबेस, जिस पर भारत ने हमला किया। एयरफोर्स की, पाकिस्तानी एयरफोर्स के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है रफ़ीकी, और इसके अलावा दूसरा नूर खान एयरबेस को भी माना जाता है। तो
ये जो रफ़ीकी है ये पंजाब के शेरकोट के पास पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और इस पर निशाना बनाया गया। ये एयरफोर्स के मिराज 5 और F-17 फाइटर जेट जो है उनका बेस है ये, जहां से आप न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकते हो। नूर खान एयरबेस, पहले इसका नाम चकला एयरबेस था, बाद में नूर खान कर दिया गया। ये पाकिस्तान के लिए एक और अहम बेस था हमले के हिसाब से, और ये इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है वहाँ से बिल्कुल करीब रावलपिंडी के पास मौजूद है। और पाकिस्तान के जितने भी मूवमेंट होते हैं ख़ासतौर पर उनके फाइटर जेट्स के, इसका सेंटर माना जाता है। जैसे रफ़ीकी को माना जाता है न्यूक्लियर के लिए। पाकिस्तान के पास कुल 40 एयरबेस है इस वक्त, जहाँ से उनके लड़ाके विमान फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं। इनमें से 30 एयरबेस ऐसे हैं जो सिर्फ जंग के हालात में जिनका वो इस्तेमाल करता है, और उनमें से न्यूक्लियर वॉर के लिए भी इन एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के शेरकोट, मसरूर, कराची, कोयटा में सामुंगली, कामरा में मिन्हास और पेशावर, ये इनके मेन एयरबेस हैं वॉर के लिए, वॉर के हिसाब से। पाकिस्तान के जितने एयरबेस हैं वो भी 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। पहला है मेजर ऑपरेशनल बेस, जो भी 2 दिन से चल रहा है, वहाँ से आप छुट्टी सारी चीज़ें करें। दूसरा है फंक्शनल, एक एयरबेस जो फंक्शनल पूरी तरह से हो और जहाँ से जंग की सूरत में आप इस्तेमाल करो। और फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस, जब आपको ज़रूरत हो कि आप ज़्यादा जंग के बिल्कुल ही हालात हो गए तो कीजिए। और इन 3 बेस से, यानी कि एक तो फॉरवर्ड ऑपरेशनल, एक ऑपरेशनल और एक फंक्शनल, तो ये सारे 40 एयरबेस में से 3 वॉर के लिए हैं, जिसमें से भारत ने 5 एयरबेस को निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा इस पर चीखा चिल्लाया है वो है रफ़ीकी एयरबेस, क्योंकि ये वो एयरबेस है जहाँ से पाकिस्तान अगर चाहे कि कल को हमला कर दो, न्यूक्लियर जब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान सोचेगा। और एक और चीज़, पाकिस्तान अक्सर न्यूक्लियर की धमकी देता रहता है। न्यूक्लियर बम ऐसा नहीं कि उठाया, गोद में और ले जाकर फेंक दिया। न्यूक्लियर वेपन को कहीं इधर आपको टारगेट निशाना लगाना होता है, तो उसके लिए कैरियर की ज़रूरत होती है, जो फाइटर जेट होते हैं, बड़े संभाल कर। पता चला कि आपने उठाया वहीं से, और उठाने के बाद वहीं अपने ही यहाँ गिरा दो, तो उसके लिए कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। अब कैरियर जो है आम कैरियर तो होगा नहीं, खास होगा जो न्यूक्लियर वेपन को लेकर उड़े। तो इंडिया की कोशिश ये है कि इनके कैरियर को ही तबाह कर दिया जाए, और जितने भी एक्सपर्ट हैं उनका भी यही मानना है। तो एक बार कैरियर तबाह, आप न्यूक्लियर का धौंस देते रहो, हवाबाजी करते रहो, फिर कुछ नहीं होगा। तो फिलहाल पाकिस्तान ने जो कल रात किया उसका पलटवार इंडिया ने किया। 5 एयरबेस को लगभग तबाह करके 3 सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इससे पहले नहीं किया था इंडिया ने, लेकिन अब पाकिस्तान चूंकि खुलेआम हमारे एयरबेस को निशाना बना रहा है, तो फिर हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। और आज सुबह उसने किया। अब तक तो यह था कि रात को फुलझड़ी भेज रहा था वो, आज सुबह भी उसने कुछ फुलझड़ियाँ छोड़ी थी। अब फिर अभी दिन है, अब रात को जैसे अंधेरा होगा फिर शायद फुलझड़ियाँ आएंगी उधर से, और फिर इधर से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और इसमें जो कुछ होता रहेगा अपडेट मैं आप तक और मेरी पूरी टीम क्राइम तक लगातार पहुंचाती रहेगी। और आपको ये भी बता दूं कि लास्ट 6 मई या 7 तारीख हो गई थी, 1:30-2 बजे से पूरी क्राइम तक की जो टीम है लगातार 18 घंटे यही है, बस घर जाते हैं, नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं और फिर लौट आते हैं। ये इसलिए कि क्योंकि इस टीम के लिए भी ये पहला तजुर्बा है कि ख़ासतौर पर अब तक तो क्या गाज़ा पट्टी में हो रहा है या फिर क्या यूक्रेन में हो रहा है, क्या इजराइल में हो रहा है, वो देखा करते थे, अब महसूस हो रहा है। कल ख़ासतौर पर जो महसूस हुआ सबसे नज़दीक ये कि दिल्ली से मुश्किल से 250 किलोमीटर की दूरी पर सिरसा है, और सिरसा में एक मिसाइल आकर गिरा। तो वो असल में मिसाइल शायद दिल्ली के लिए था। तो बात दिल्ली तक पहुंचने वाली है। तो बात जब दिल्ली तक पहुंचेगी तो शोर तो बहुत दूर तक सुनाई देगा, और शोर फिर पाकिस्तान के हर शहर में सुनाई देगी। फिर चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, पिंडी हो, सियालकोट हो, कोई भी हो। तो आप फुलझड़ी छोड़ेंगे तो फिर धमाके और पटाखे की उम्मीद रखिए। तो मेरी पूरी टीम जो भी अपडेट होगा और फैक्ट्स के साथ, क्योंकि जंग में बहुत सारी चीज़ें, आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर जैसे अब पुरानी जंग की तस्वीरें कुछ उठा के यूक्रेन की चला दी जा रही हैं, कुछ इजराइल की, तो ऐसी तस्वीरों से बचिएगा और देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि पहले फैक्ट चेक करें और फिर देखें।